दोस्तों, जनवरी 2019 में दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सौजन्य से एक ECBC वर्कशॉप का आयोजन किया गया 5 दिन की। रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगातार कुछ विद्वानों ने हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में, ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में बहुत विस्तार से समझाया। कई तरह के प्रेजेंटेशंस दिए, ढेर सारे फार्मूले बताए, ढेर सारी कैलकुलेशंस करवाई। अच्छे रिसोर्स पर्सन थे, विद्वान लोग थे और करीब 40 आर्किटेक्ट्स ने उसमें पार्टिसिपेट करा। कुछ कॉलेज के प्रोफेसर थे, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर थे, कुछ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट थे और 5 दिन तक लगातार समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी को कार्यान्वित किया जाए। ECBC का कोड तैयार हुआ है। काफी सारे शहरों में, काफी सारी राज्य सरकारों ने नॉन रेजिडेंशियल, नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को कंपलसरी उनके लिए नियम बना दिया कि वो ECBC कंप्लायंट बिल्डिंग होनी चाहिए। ECBC के नियम बनाए गए, उसका कोड बनाया गया और जिस तरीके से आपको भवन निर्माण का नक्शा पास कराना होता है उसी तरीके से आपको ECBC का भी, आपकी बिल्डिंग का उसके कंप्लायंस है कि नहीं, उसका एक तरीके से मैं कह दूं तो नक्शा पास कराना होगा। उसके लिए ECBC की ट्रेनिंग दे दी गई है काफ़ी लोगों को और आगे जाके ये भी कोशिश की जा रही है कि ECBC के नियम सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ही नहीं लागू होंगे, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी लागू होंगे। अभी वो कंपलसरी नहीं किया गया। क्या है ये मामला? एनर्जी की बचत होनी चाहिए, इस पे किसी की असहमति नहीं हो सकती, लेकिन हमें समझना पड़ेगा एनर्जी सबसे ज्यादा किस चीज में खर्च हो रही है। अगर LED बल्ब है 9 वाट का, 12 वाट का, 15 वाट का और उसके मुकाबले आप एयर कंडीशनिंग को देखिए, अगर आपका स्प्लिट AC है 1.5 टन का, 2 टन का या सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो बहुत जबरदस्त तरीके से बिजली की खपत करते हैं। ये ECBC वर्कशॉप्स में बताया गया है ऐसे फार्मूले बिल्डिंग एनवलप के बारे में, जिसको मैं एनवलप बोलता हूँ या एनवलप बोलते हैं, कि किस प्रकार की खिड़कियां हो, किस प्रकार के खिड़कियों के शीशे के पैनल्स हो, किस प्रकार की खिड़कियों की चौखट हो, किस प्रकार से खिड़की और दीवार की जॉइनरी हो ताकि वहां से जरा सा भी एनर्जी लॉस या हीट गेन ना हो। इन सारे मटेरियल्स के सर्टिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। यह तय कर दिया गया है कि इस प्रकार का ग्लास पैनल लगेगा, इस प्रकार की खिड़की की चौखट लगेगी, इस मटेरियल की लगेगी और वो इतने % एनर्जी लॉस करती है या नहीं करती। और ये सर्टिफिकेट जारी करने की एजेंसियां बना दी गई। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई कि आप कमरे में जाएंगे तो बत्ती जल जाएगी, बाहर आएंगे तो बुझ जाएगी। रोशनी अगर बढ़ जाएगी तो बत्तियां कम जलेंगी, रोशनी अगर बढ़ जाएगी तो कम जलेंगी और अगर रोशनी घट जाएगी तो बत्तियां ज़्यादा जल जाएंगी।
ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई, ऐसे मटेरियल्स आ गए, ऐसे स्विचेस आ गए, ऐसा सारा सिस्टम आ गया जो कर्मचारियों के जाते ही ऑटोमेटिकली सारे भवन के स्विचेस को ऑफ कर देगा। मैं एक उत्सुक आदमी हूं, सवाल मन में खलबली मचाते हैं। मेरे कुछ प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न कि हम उन बिल्डिंग मटेरियल्स पे कैसे भरोसा कर लें जिनका कहना है कि उनके बनाए हुए ग्लास पैनल या उनके बनाई हुई चौखट या उनके बनाए हुए सीलेंट्स से एनर्जी लॉसेस कम हो जाएंगे, और इतने महंगे ऑन ऑफ स्विच के सिस्टम लगाने के बजाय, जिसकी लाखों रुपए के खर्चे हैं, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी एएमसी है, तो हम एक कर्मचारी क्यों ना भर्ती कर लें जो शाम को जब सारा स्टाफ चला जाए तो स्विच ऑफ कर दे। दोस्तों, ईसीबीसी के नाम पर, एनर्जी एफिशिएंसी के नाम पर, एनर्जी कंजर्वेशन के नाम पर ये एक बहुत बड़ा पाखंड है, एक बहुत बड़ी साजिश है बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स की, बड़ी बड़ी कंपनियों की, इंटरनेशनल कंपनियों की, जो सरकारी एजेंसीज के साथ मिलके और कुछ विद्वान आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके ऐसे ऐसे नियम कायदे बना रहे हैं जो आगे चल के एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन बिल्डिंग्स की रेटिंग दी जा रही है, उसमें ढेर सारे फैक्टर्स बना दिए गए। इस प्रकार की खिड़कियां होंगी, इस प्रकार के दरवाजे होंगे, इस प्रकार के ग्लास पैनल होंगे, इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आपके स्विचेस और कंट्रोल होंगे। तो इस प्रकार के आपको इतने स्टार्स की आपको रेटिंग दी जाएगी। मेरा सीधा सा प्रश्न है, जो आज तक आर्किटेक्चर में हम ओरिएंटेशन समझते रहे, पढ़ते रहे, जो हमारे पुराने महल और किले बने, जब ये खिड़कियों के लिए यू फैक्टर की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती थी, तो किस प्रकार से उन भवनों को ठंडा रखा जाता था। आप पुराने जमाने के स्टेपवेल देखिए, पुराने जमाने के महल देखिए, पुराने जमाने के किले देखिए, पुराने जमाने का निर्माण देखिए। जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, रिइंफोर्समेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां के गगनचुंबी इमारतें, वहां के मंदिर जो सैकड़ों साल पहले बने थे, आज भी मजबूती से खड़े हैं। क्यों हमारे आर्किटेक्चर कॉलेज में उनकी निर्माण पद्धति नहीं सिखाई जाती? क्यों आर्किटेक्चर कॉलेज में पाश्चात्य वास्तुकला पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें आपको प्रीस्ट्रेस कंक्रीट तो बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि दक्षिण भारत के मंदिरों में जो सीमेंटिंग मटेरियल था वो कैसे बना था। जब क्रेन्स नहीं थी तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए। क्यों हम हर चीज में विदेशों की तरफ भागते हैं? क्यों आर्किटेक्चर कॉलेज में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में सिर्फ हिंदू टेम्पल्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी जाती है, बता दिया कौन सा मंदिर कौन से राजा ने बनवाया, किस सन में बनवाया, क्या उसकी निर्माण शैली है। निर्माण शैली तो आपने बता दी, आपने ये नहीं बताया वो बना कैसे। ग्रीन बिल्डिंग्स के नाम पे एक पाखंड फैला हुआ है, स्टार रेटिंग के नाम पे, ईसीबीसी के नाम पे, ईसीबीसी कंप्लायंस के नाम पे। दोस्तों, आपको इस पर विचार करना होगा कि कब तक मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों भारत के विद्वान आर्किटेक्ट्स मूर्ख बनते रहेंगे।
ये ईसीबीसी की वर्कशॉप काउंसिल फॉर टीचर के सौजन्य से सिर्फ दिल्ली में ही नहीं चलाई गई, देश के और भी कई जगहों पे चलाई गई। उसका सारा खर्चा सरकार ने उठाया, जो पार्टिसिपेंट थे उनको आने जाने का किराया तक दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको ये भी वादा किया गया कि उनको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस बात को तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुका। काउंसिल फॉर टीचर के द्वारा उन पार्टिसिपेंट्स को आज तक कोई प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया। कई विद्वानों का यह मत है कि व्यक्ति हर दूसरे चौथे दिन जो वीडियो बना के डालता है प्रचार के लिए कर रहा है। दोस्तों, 80 के दशक में मेरी लिखी हुई किताबों से 10 लाख पाठकों ने लाभ उठाया। हर किताब पे मेरा रंगीन चित्र छपा होता था। मात्र 3 किताबों से 10 लाख पाठकों ने लाभ उठाया, जिसमें मैंने भवन निर्माण और गृह सज्जा के बारे में उन्हें समझाया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में समझाया, आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में समझाया, दूरदर्शन पे प्रोग्राम दिए, रेडियो पे प्रोग्राम दिए। और अब पिछले 4-5 साल में तो मेरे ढेरों टाइटल हैं। हर किताब पे मेरा रंगीन चित्र छपा होता है। पाठक पैसे खर्च करके किताबें खरीदते हैं। हर किताब मनी बैक गारंटी के साथ है कि अगर आपको पसंद नहीं आए आपका सारा पैसा वापस हो जाएगा, शिपिंग चार्जेस भी हम भुगतेंगे। मैं प्रचार के लिए सब कुछ नहीं करता। मैं ऑलरेडी बहुत प्रचार पा चुका हूं। आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में, फर्जी आर्किटेक्ट्स के बारे में, फर्जी फैकल्टी के बारे में, आर्किटेक्चर कॉलेज में गड़बड़ियों के बारे में, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रधानों की गड़बड़ियों के बारे में, आर्किटेक्चर कॉलेज की फैकल्टी को कम तनख्वाह मिलने के बारे में जो मैंने सवाल उठाए हैं, लोग उसका जवाब देने की बजाय इस बात पे उंगली उठाते हैं कि श्रीमान अशोक गोयल जी नकारात्मकता फैलाते। पिछले दिनों एक सरकारी कॉलेज के आर्किटेक्चर के प्रोफेसर ने अपना दर्द जाहिर करा। उनका कहना था, अशोक जी 35-40 साल कॉलेज में हमने अपने दिए, जीवन के महत्वपूर्ण साल हमने दिए, हमें क्या तनख्वाह मिलती है? 1.5 से 2 लाख रुपए मात्र। 1.5 से 2 लाख रुपए मात्र। और हम प्रैक्टिस में होते तो हम कितना कमाते? अशोक जी, आप तो प्रैक्टिस भी करते हैं, आपको किताबों की रॉयल्टी भी आती है, पब्लिशिंग कंपनी भी चलाते हैं, आप तो बहुत पैसे कमाते हैं। मैं उन विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि जब आप इंटरव्यू पैनल पे बैठते हैं, एमआर्च किए हुए जॉब एस्पिरेंट को आप सैलरी ऑफर करते हैं 15,000, 20,000, 25,000, आप उसको परमानेंट जॉब देने की बजाय कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि हमारे पास जगह खाली है, हम आपको 1 साल तक देखेंगे, फिर अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें या ना करें हमारी मर्जी। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिलसिला सालों दर साल चलता रहता है। आपको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी में बहुत तकलीफ है, और 20,000 सैलरी, 25,000 सैलरी, 35,000 सैलरी में आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ा रहा है, उससे आपको तकलीफ नहीं। दोस्तों, मेरा इन सारे विद्वानों से निवेदन है, IIA के विद्वानों से भी, रेगुलेटरी बॉडी के विद्वानों से भी, कि सबको साथ लेके चलें। उन मामलों पे गौर करें जो मामले मैं अपने वीडियोस में उठा रहा हूं, उन मामलों पे गौर करें जिनकी वजह से फ्यूचर आर्किटेक्ट्स का भविष्य संदेह के घेरे में है। उन मामलों पे गौर करें जिनकी वजह से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पिछले प्रधान सही प्रकार के निर्णय नहीं कर पाए। दोस्तों, प्रचार के लिए मेरे पास और बहुत जरिया है। नमस्कार।